अरे नटखट, आओ आज एक मजेदार खेल खेलते हैं। खेल? अरे वाह, आज तो बहुत मजा आएगा। हाँ, मजा तो आएगा ही, पर पहले तुम 1 से 100 तक की संख्याएं लिख लो। 100 तक की संख्याएं? ये तो 1 मिनट का काम है। ये लिख ली। अब इस चार्ट में से 2 को मार्क करो और फिर 2 के सभी गुणज काट दो। ये किया 2 को मार्क, और अब 2 के सभी गुणज यानी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और इसी तरह 100 तक काट दिए। ठीक, अब 3 को मार्क करो और 3 के गुणज काट दो। 3 के गुणज यानी 6, 9, 12, 15, 18 और इसी तरह 99 तक काटने हैं। परंतु हंसमुख, इनमें से 6, 12, 18 तो पहले ही कट चुके हैं। कोई बात नहीं, बाकी काट दो। ठीक है। काट दिया। अब तुम देखो, अगली संख्या जो कटी नहीं है वो है ये 5। अब इस 5 को मार्क करो और 5 के सभी गुणज काट दो जो 2 या 3 के गुणज नहीं हैं, जैसे 25, 35 और 55। ठीक है, ये मैंने काटे 5 के सारे गुणज। अब जो अगली संख्या कटी नहीं है वो है ये 7। अब तुम इसको भी मार्क करो और इसके बचे गुणज काट दो। ठीक है। ये हो गया। ये कट गए गुणज, परंतु अब चार्ट में कुछ ऐसी संख्याएं बच गई हैं जिनको हमने मार्क किया है, और कुछ संख्याएं तो कटने से पूरा पूरा बच गई हैं। बिल्कुल, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। और नटखट, एक बात और, हमने अभी तक 1 के बारे में तय नहीं किया है कि उसे अभाज्य माने या भाज्य। अभाज्य की परिभाषा व गणितीय परंपरा के अनुसार 1 को अभाज्य नहीं माना जाता है। इसका अर्थ यही है कि 1 अपने आप में विशिष्ट संख्या है, जो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। इसीलिए हम 1 को ये ऐसे काट देते हैं। अब ये बची हुई संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं को इस विधि से यूनानी गणितज्ञ इरेटोस्थीन्स ने सबसे पहले खोजा था। इस विधि को इरेटोस्थीन्स की छलनी का नाम दिया गया है। अभाज्य संख्याओं की पहचान के बाद तुम आसानी से किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन कर सकते हो। गुणनखंडन? हंसमुख, याद आया, मुझे प्लीज गुणनखंडन के बारे में विस्तार से बताओ ना। मुझे इस अध्याय में पिछले साल भी काफी कुछ समझ नहीं आया था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं इस अध्याय को एकदम बढ़िया से समझ लूं। ठीक है, आओ, इसके लिए मैं तुम्हें एक कैल क्लास में लेकर चलता हूँ। इस क्लास में ध्यान से बैठना और मन लगाकर समझना। आओ बच्चों, आज फिर से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, संख्याओं के गुणनखंड के बारे में तो आप जानते ही हो। जैसे 6 के गुणनखंड 2 व 3 है, या 6 बराबर है 2 गुणा 3। इसी प्रकार x y के गुणनखंड हैं x और y,
अर्थात xy बराबर है x गुणा y। तो माना हम एक प्राकृत संख्या लेते हैं जो है 30, तो इसे अन्य प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, जरा बताओ तो। सर 30 के गुणनफल तो हुए 30 बराबर 1 गुणा 30 बराबर 2 गुणा 15 बराबर 3 गुणा 10 बराबर 5 गुणा 6। वेरी गुड। इसका अर्थ ये हुआ कि 30 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 हैं। अब ध्यान से देखो, एक तो हो गई इकाई संख्या यानी यूनिट नंबर, जो कि न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या। इन संख्याओं में 2, 3, 5 कैसी संख्याएं हैं? याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इन संख्याओं में स्वयं तथा एक के अलावा किसी भी संख्या से पूर्ण भाग नहीं किया जा सकता। तो जब कोई संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखी हो तो वह उसका अभाज्य गुणनखंड रूप कहलाता है। अतः 30 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 3 गुणा 5 लिखते हैं। इसी प्रकार सर हम 90 को 3 गुणा 5 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, इसी प्रकार किसी भी बीजीय व्यंजक को यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी इसके गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिख सकते हैं। सर, बीजीय व्यंजक के वेक्टर्स के बारे में आपने समझाया था कि जैसे 7z वर्ग के गुणनखंड हुए 7z और z, और हाँ, आपने ये भी बताया था कि एक पद अपने गुणनखंडों का एक गुणनफल होता है। एकदम ठीक, तुम्हें काफी कुछ याद है। इसी प्रकार पद घटा 3yz गुणनखंडों घटा 3y और z का एक गुणनफल है। परंतु एक बात तुम भूल गए, मैंने तुम्हें व्यंजकों के पदों तथा पदों के गुणनखंडों को एक सुविधाजनक और आकर्षक प्रकार से एक व्यंजक पेड़ आरेख यानी ट्री डायग्राम द्वारा निरूपित करना भी सिखाया था। जरा तुम मुझे 4x का वर्ग घटा 3xy का पेड़ आरेख बना करके तो दिखाओ। ठीक है सर। ये है व्यंजक 4x का वर्ग घटा 3xy का ट्री डायग्राम। एक्सीलेंट बेटा। यदि x क्यूब एक पद है तो इसे x गुणा x लिखा जाएगा। साथ ही सदा ये भी ध्यान रखना कि एक को अलग से गुणनखंड नहीं लिया जाता। तो इसका अर्थ ये हुआ सर कि 5xy के अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स 5x और y है, ना के 5 गुणा xy। एकदम ठीक। तो किसी भी व्यंजक को कुछ व्यंजकों के गुणन के रूप में व्यक्त करने को गुणनखंड करना कहते हैं। आओ अब मैं तुम्हें किसी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड के बारे में और अच्छे से बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले इस बीजीय व्यंजक को ध्यान से देखो। 3x जमा 6
इस बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद को ध्यान से देखो। यहाँ 3x बराबर 3 गुना x तथा 6 बराबर 3 गुना 2 अर्थात 3x जमा 6 बराबर हुआ 3 गुना x जमा 3 गुना 2। अब फिर से ध्यान दो, क्या इन दोनों पदों में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ यानी सार्व यानी कॉमन तो नहीं है? सर, यहाँ दोनों पदों में 3 कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है। ठीक, तो अब हम यहाँ से 3 को उभयनिष्ठ लेंगे और हमें मिलेगा 3 गुना ब्रैकेट में x जमा 2 अर्थात 3x जमा 6 वही है जो 3 गुना x जमा 2 है। अब हम इसके गुणनखंड पढ़ सकते हैं और ये हैं 3 और x जमा 2 और ये गुणनखंड अभाज्य यानी अखंडनीय यानी इररिड्यूसिबल है। आओ अब फिर से तुम और मैं मिलकर कुछ अन्य व्यंजकों के गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम 12a वर्ग b जमा 15ab वर्ग के गुणनखंड करते हैं। देखो यहाँ कितने पद हैं? क्या तुम इन पदों के गुणनखंड कर सकते हो? सर, यहाँ 2 पद हैं। पहला पद है 12a का वर्ग गुणा b और दूसरा पद है 15ab का वर्ग। 12 का अभाज्य गुणनखंड रूप हुआ 2 गुणा 2 गुणा 3 तथा a का वर्ग गुणा b का अभाज्य गुणनखंड रूप हुआ a गुणा b। शाबाश। इसी प्रकार दूसरे पद 15ab का वर्ग का अभाज्य गुणनखंड रूप हुआ 3 गुना 5 गुना a गुना b गुना b। अतः 12a वर्ग b जमा 15ab वर्ग बराबर हुआ 3 गुना 2 गुना 2 गुना a गुना a गुना b जमा 3 गुना 5 गुना a गुना b गुना b। अब यहाँ दोनों पदों में सार्व गुणनखंड क्या है? सर, 3ab। तो अब सार्व गुणनखंड कॉमन लेने पर आया 3ab गुना 4a जमा 5b अतः 12a का वर्ग गुना b जमा 15ab का वर्ग बराबर आया 3ab गुना 4a जमा 5b और यही इस बीजीय व्यंजक का वांछित गुणनखंड है। परंतु सर, यदि हमारे पास सार्व गुणनखंड ना हो तो ऐसी स्थिति में हम गुणनखंड कैसे करेंगे? चिंता ना करो, वो भी सिखा देता हूँ। जैसे यदि हम व्यंजक 2xy जमा 2y जमा 3x जमा 3 लें तो यहाँ पर देखो कोई भी सभी पदों में सार्व गुणनखंड नहीं है, परंतु पहले 2 पदों में तथा उससे अगले 2 पदों में अलग अलग सार्व गुणनखंड हैं। पहले 2 पदों में सार्व गुणनखंड सर, मैं बताती हूँ। पहले 2 पदों में सार्व गुणनखंड 2 गुणा y है तथा ये लास्ट के 2 पदों में सर्व गुणनखंड है 3। बिल्कुल ठीक। तो अब यहाँ देखो 2xy जमा 2y में 2y सार्व गुणनखंड है, अतः यह बराबर हुआ 2y गुना ब्रैकेट में x जमा 1
अब तीसरे और चौथे पद की बारी आती है। यहाँ अब 3x जमा 3 बराबर हुआ 3 गुना x जमा 3 गुना 1। अब यहाँ सार गुणनखंड क्या है? सर यहाँ सार गुणनखंड है 3। एकदम ठीक। अब सार गुणनखंड है 3, तो यहाँ आया 3 गुना x जमा 1। अतः 2xy जमा 2y जमा 3x जमा 3 बराबर है 2y गुना x जमा 1 जमा 3 गुना x जमा 1। अब यहाँ पर x जमा 1 उभयनिष्ठ है। x जमा 1 को उभयनिष्ठ लेने पर आया x जमा 1 गुना 2y जमा 3। तो व्यंजक 2xy जमा 2y जमा 3x जमा 3 के गुणनखंड हुए x जमा 1 और 2y जमा 3। हाँ बिल्कुल, परंतु एक बात और यहाँ ध्यान देने की है। हमें व्यंजक चाहे किसी भी रूप में दिया हो, उसे हम अपनी आसानी के लिए पुनर्व्यवस्थित भी कर सकते हैं। अब देखो, माना ये व्यंजक हमें कुछ इस रूप में दिया गया है 2xy जमा 3 जमा 2y जमा 3x। तो पहली नजर में तो इसका गुणनखंड सरल नहीं लग रहा है, परंतु इसी व्यंजक को पुनर्व्यवस्थित करने पर इसके 2xy जमा 2y और 3x जमा 3 के समूह बनाकर गुणनखंड किया जा सकता है। यही पुनः समूहन यानी रीग्रुपिंग कहलाता है। यह पुनः सम्मोहन एक से अधिक विधियों द्वारा संभव हो सकता है। मान लीजिए कि हम व्यंजक 2xy जमा 3x जमा 2y जमा 3 के रूप में पुनः समूहन करते हैं। इससे भी हम गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समझे अन्नू? हाँ सर, सब समझ गई। 2xy जमा 3x जमा 2y जमा 3 का गुणनखंड करें तो पहले 2 पदों में हुआ x कॉमन तथा लास्ट के 2 पदों में हुआ यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है सर। अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि एक कॉमन है। बिल्कुल ठीक। तो 2xy जमा 3x जमा 2y जमा 3 बराबर हुआ x गुना 2y जमा 3 जमा 1 गुना 2y जमा 3। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ है 2y जमा 3। अब 2y जमा 3 को उभयनिष्ठ लेने पर आया 2y जमा 3 गुना x जमा 1। तो देखो, गुणनखंड तो वही है जैसा कि उन्हें होना चाहिए, यद्यपि वे विभिन्न क्रम में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब जरा मुझे ये तो बताओ, क्या तुम्हें वर्ग और वर्गमूल के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान है या भूल गए? नहीं सर, हमें अच्छे से ध्यान है। यही है वर्ग और वर्गमूल, यही है वर्ग और वर्गमूल। शाबाश। तो तुम्हें ये भी याद होगा कि सर्वसमिका के खेल में हमने विभिन्न सर्वसमिकाओं का प्रयोग किया था। हाँ सर, हमें याद है। a जमा b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग, और a घटा b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग घटा 2ab
जमा b का वर्ग। इसी प्रकार a जमा b गुणा a घटा b बराबर होता है a का वर्ग घटा b का वर्ग। फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। आओ तो अब इन सर्व समीकाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न व्यंजकों का गुणनखंड करते हैं। चलो सर्व समीका की सहायता से x का वर्ग जमा 8x जमा 16 के गुणनखंड करके देखते हैं। ये कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, इस व्यंजक में कितने पद हैं? सर 3। तो इसमें इन सर्व समीकाओं में से सर्व समीका 3 का तो प्रयोग नहीं किया जा सकता। साथ ही ध्यान दो, इसके पहले और तीसरे पद पूर्ण वर्ग हैं तथा बीच वाले पद का ये चिन्ह धनात्मक है। अतः ये a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग का रूप है। यहाँ a बराबर x और b बराबर 4 है। अतः a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग बराबर है x का वर्ग जमा 2 गुणा x गुणा 4 जमा 4 का वर्ग, जो आया x का वर्ग जमा 8x जमा 16। क्योंकि a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग बराबर होता है a जमा b का वर्ग, तो तुलना करने पर x का वर्ग जमा 8x जमा 16 बराबर आया x जमा 4 का वर्ग। कुछ समझ आया? हाँ सर, सब समझ गई। इसी प्रकार आओ एक अन्य व्यंजक m की घात 4 घटा 256 के गुणनखंड करते हैं। अब देखो, हमें मालूम है m की 4 बराबर है m के वर्ग का वर्ग और 256 बराबर है 16 का वर्ग। अब ध्यान दो, इस व्यंजक में कौन सी सर्व समीका का प्रयोग हो रहा है? सर इसमें शायद इस तीसरी सर्व समीका का प्रयोग हो रहा है। अरे अरे, घबराओ नहीं, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। a का वर्ग घटा b का वर्ग बराबर होता है a जमा b गुणा a घटा b। तो तुलना करने पर यहाँ a बराबर m का वर्ग तथा b बराबर 16 पाते हैं। अतः m की 4 घटा 256 बराबर हुआ m का वर्ग जमा 16 गुणा m का वर्ग घटा 16। अब m का वर्ग जमा 16 के तो और आगे गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इन सर्व समीकाओं में से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता, परंतु m का वर्ग घटा 16 के गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो फिर से सर्व समीका 3 के प्रयोग से m का वर्ग घटा 16 के गुणनखंड हुए m घटा 4 गुणा m जमा 4। तो अब फाइनली m की 4 घटा 256 बराबर हुआ m का वर्ग जमा 16 गुणा m जमा 4 गुणा घटा 4। परंतु एक बात क्या मैं पूछूं सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर व्यंजक इन तीनों सर्व समीका के रूप का ना हो तब हम क्या करेंगे? वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जब एक चर वाले व्यंजक इन सर्व समीका के रूप में न हो, जैसे x की घात 2 जमा 5x जमा 6 में पद 6 एक पूर्ण वर्ग नहीं है और a का वर्ग घटा b का वर्ग के प्रकार के भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये व्यंजक, ध्यान दो, x का वर्ग जमा a जमा b गुना x जमा a गुना b के प्रकार में लग रहे हैं। परंतु सर, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये तो थोड़ा सा कठिन है। नहीं बेटा, पहले ध्यान से समझो तो सही। देखो, x का वर्ग जमा a जमा b गुना x जमा ab बराबर होता है x जमा a गुना x जमा b।
इसलिए इस प्रकार के गुणनखंड करने के लिए हम इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे, परंतु यहाँ हमें x के गुणांक यानी कोएफिशिएंट और अचर पद को जरूर देखना होगा। अब इस बीजीय व्यंजक x का वर्ग 2 जमा 5x जमा 6 के गुणनखंड करने के लिए हम इस सर्वसम्मिका के बाएं पक्ष से x का वर्ग जमा 5x जमा 6 की तुलना करें तो पाएंगे कि a गुना b बराबर 6, a जमा b बराबर 5। यहाँ हमें a और b इस प्रकार ज्ञात करने हैं कि उनका गुणनफल 6 हो तथा योगफल 5 हो। अब यदि ab बराबर 6 है तो इसका अर्थ है कि a और b संख्या 6 के गुणनखंड है। देखो a बराबर 6, b बराबर 1 लेकर कोशिश करके देखते हैं, परंतु मानों के लिए आंकड़ों का योगफल है 7 यानी 5 नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि हमारा ये चुनाव सही नहीं है, यानी ये विकल्प सही नहीं है। तो आओ अब a बराबर 2 और b बराबर 3 लेकर कोशिश करके देखते हैं। इसके लिए a जमा b बराबर 5 है, तो ठीक वही है जो हम चाहते हैं। अतः इस दिए हुए व्यंजक का गुणनखंड रूप x जमा 2 x जमा 3 है। सर ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे तो हम कोशिश ही कर करके देखते रहेंगे। देखो बेटा, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो इस चुनाव में भी परफेक्ट हो जाओगे। व्यापक रूप से x का वर्ग जमा p x जमा q के प्रकार के बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करने के लिए हम q के अर्थात अचर पद के 2 गुणनखंड a और b इस प्रकार ज्ञात करते हैं। a गुना b बराबर q और a जमा b बराबर p हो। अतः यह व्यंजक हो जाता है x का वर्ग जमा a जमा b गुना x जमा a गुना b, या x का वर्ग जमा a जमा b गुना x जमा ab, या x का वर्ग जमा ax जमा bx जमा ab, या x गुना x जमा a जमा b गुना x जमा a, या x जमा a गुना x जमा b जो वांछित गुणनखंड है। सर एक और उदाहरण से समझाइए प्लीज। चलो ठीक है, आओ इस बीजीय व्यंजक को देखते हैं। यहाँ y का वर्ग घटा 7y जमा 12 के गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण को x का वर्ग जमा px जमा q के प्रकार के बीजीय व्यंजक से तुलना करने पर हम पाते हैं कि यहाँ ab बराबर 12 और a जमा b बराबर घटा 7 है। अब जरा तुम ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनका गुणनफल हो 12 तथा योगफल हो घटा 7। सर गुणनफल 12 तो होता है 12 एकम 12 का, 6 दुनी 12 का, 4 तिया 12। अब इन तीनों में से केवल 4 और 3 का जोड़ ही 7 आ रहा है। वेरी गुड। परंतु सर इस तरह से तुलना करने में तो हमें बहुत समय लग जाएगा। क्या कोई और आसान तरीका नहीं है जिससे हमें झट से गुणनफल प्राप्त हो जाए? देखो बेटा, तुम फिर से परेशान हो गए। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विभिन्न सर्वसम्मिकाओं से विभिन्न व्यंजकों की तुलना करने में शुरू में तो तुम्हें परेशानी आएगी ही, परंतु रोज अभ्यास करोगे तो एकदम परफेक्ट हो जाओगे। यानी सभी समस्याओं का एक हल है। रोज खूब अच्छे से अभ्यास करो। आओ हम कुछ और बीजीय व्यंजक लेकर अभ्यास करते हैं। सर माना x की घात 2 जमा 10x जमा 25, या y की घात 2 घटा 7y जमा 12। एक एक करके बेटा, एक एक करके देखो। सबसे पहले लेते हैं व्यंजक x वर्ग जमा 10x जमा 25।
x का वर्ग जमा px जमा q से तुलना करने पर ये गुणनखंड करने के लिए हम फिर से q के यानी 25 के दो गुणनखंड a और b इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि a गुना b बराबर q तथा a जमा b बराबर p हो। तो अब तुम सोचो ऐसी संख्या जिसका गुणनफल हो 25, पर साथ में ध्यान ये भी तुम रखना जोड़ हो इनका 10। सर गुणनफल 25 तो होगा 25 गुणा 1 का, 5 गुणा 5 का। हाँ एकदम करेक्ट, परंतु जोड़ हमें चाहिए 10, तो इन दोनों में से जोड़ 10 बोलो कौन से जोड़े का है? सर जोड़ 10 तो होगा 5 और 5 का। एक्सीलेंट। अब इस विजय व्यंजक के इस बीच के पद को देखो, इसे हम तोड़ेंगे, ये मध्य पद है 10x, तो इसे अब वांछित संख्याओं में तोड़ने पर हमें मिलता है x का वर्ग जमा 5 जमा 5 x जमा 25, x का वर्ग जमा 5x जमा 5x जमा 25। अब पहले दो पदों को देखो, पहले दो पदों में क्या उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ यानी कॉमन है x। गुड। इन अंतिम दो पदों में क्या कॉमन है? यहाँ कॉमन है 5। वेरी गुड। तो इस बीजीय व्यंजक को इस प्रकार लिखने पर हमें मिलता है x गुना x जमा 5 जमा 5 गुना x जमा 5, यानी कि गुणनखंड हुए x जमा 5 तथा x जमा 5। समझ में आया? जी सर। अब दूसरी समस्या मैं हल करूंगी। यहाँ y का वर्ग घटा 7y जमा 12 में यदि इसकी x का वर्ग जमा px जमा q से तुलना करें तो p बराबर है घटा 7 तथा q बराबर है 12। अब हमें q यानी 12 के दो गुणनखंड इस प्रकार ज्ञात करने हैं कि a भी बराबर हो 12 तथा a जमा b बराबर हो घटा 7 के। शाबाश, मैं बताता हूँ। तो हमें चाहिए वो संख्या जिसका गुणनफल हो 12 तथा योगफल हो घटा 7। सर मैं बताता हूँ, 4 तिया 12, 4 और 3 का योग हुआ 7। एकदम ठीक, परंतु हमें जोड़ चाहिए घटा 7, अतः संख्याएं हुई घटा 4 और घटा 3, क्योंकि इनका गुणनफल हुआ घटा 4 गुना घटा 3 बराबर 12 तथा योगफल हुआ घटा 4 घटा 3 बराबर घटा 7। तो हम देख सकते हैं कि गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इस मध्य के पद को तोड़ते हैं, ये ऐसे y वर्ग घटा 7y जमा 12 बराबर हुआ y का वर्ग जमा घटा 4 घटा 3y जमा 12, जो कि बराबर हुआ y का वर्ग घटा 4y घटा 3y जमा 12। अब पहले दो पद में कॉमन क्या है? कॉमन है y। ठीक, तो पहले दो पद में हुए ये इस प्रकार। अब नेक्स्ट दो पदों में कॉमन है 3, इसलिए इन दोनों पदों का रूप हुआ ये इस प्रकार का। तो अब गुणनखंड हुआ y घटा 4 और y घटा 3। आओ और अभ्यास करते हैं। अब की बार लेते हैं बीजीय व्यंजक x का वर्ग जमा 9x जमा 14। तो x का वर्ग जमा px जमा q से तुलना करने पर तो a गुना b हुआ 14 और a जमा b का मान हुआ 9,
तुम ऐसे दो संख्याएं बताओ जिनका गुणनफल हो 14 तथा जिनका योग हो 9, अर्थात 14 के ऐसे गुणनखंड यानी फैक्टर्स करो जिनका योगफल 9 आए। सर 14 गुणा 1 बराबर हुआ 14। 7 गुणा 2 बराबर हुआ 14। इनमें से दूसरी स्थिति में संख्याओं का योगफल है 9। वेरी गुड। तो अब इस बीजीय व्यंजक के मध्य पद को तोड़ते हैं। तो x का वर्ग जमा 9x जमा 14 में मध्य पद 9x को तोड़ने पर हमें मिलता है x का वर्ग जमा 7 जमा 2 गुना x जमा 14। यह बराबर हुआ x का वर्ग जमा 7x जमा 2x जमा 14। अब पहले दो पदों में कॉमन है। सर x कॉमन है। शाबाश। और अंतिम दो पदों में उभयनिष्ठ है 2। यहाँ पर कॉमन लेने पर हमारा बीजीय व्यंजक हुआ x गुणा x जमा 7 जमा 2 गुणा x जमा 7। अब फिर से यहाँ x जमा 7 कॉमन है, जिसे हल करने पर आया x जमा 7 x जमा 2, यानी यहाँ हमें मिलते हैं दो गुणनखंड x जमा 7 गुणा x जमा 2। ये तो था बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। सर क्या आज आप हमें बीजीय व्यंजकों के भाग के बारे में भी बताओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ अब हम मिलकर बीजीय व्यंजकों का विभाजन करते हैं। दो व्यंजकों की गुणा की संक्रिया हमने पिछले अध्यायों में की थी। अब हम करेंगे गुणा की प्रतिलोम संक्रिया, जो है विभाजन। आओ तो पहले तुम्हें एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन के बारे में बताते। देखो, सर्वप्रथम एक छोटा सा व्यंजक लेते हैं जो है 6x की घात 3। अब इसे 2x से भाग देते हैं। तो इसके लिए पहले हम 6x की घात 3 और 2x को खंडनीय गुणनखंडों के रूपों में लिखेंगे। मुझे ये तो आता है सर, मैं बताती हूँ। छह एक्स की घात 3 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा x गुणा x गुणा x तथा 2x बराबर है 2 गुणा x। तो 2x से भाग करने पर आया ये 3x का वर्ग। वेरी गुड अंशु, तुम तो काफी मन लगाकर समझ रही हो। शाबाश। तो अब हम 9x का वर्ग, y का वर्ग, z का वर्ग को 18xyz से भाग देकर देखते हैं। अब यहाँ 9x का वर्ग, y का वर्ग, z का वर्ग बराबर हुआ सर 9x का वर्ग, y का वर्ग और z का वर्ग हुआ 3 गुणा 3 गुणा x गुणा x गुणा y गुणा y गुणा z के बराबर। वेरी गुड। और सर 18xyz बराबर हुआ 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा x गुणा y गुणा z के। एक्सीलेंट। तो इस प्रकार उभयनिष्ठ गुणनखंडों के समूह को निरस्त करने पर हमें मिलता है 1/2 xyz। आओ अब हम एक बहुपद का एक पदी से विभाजन करके देखते हैं। यहाँ देखो, एक त्रिपद यानी ट्राइनोमियल 3y की घात 8 घटा 4y की घात 6 जमा 5y की घात 4 का एक पदी
y की घात 4 से विभाजन करते हैं। यहाँ फिर से हम बहुपद के प्रत्येक पद को गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। हाँ गौरव, तुम बताओ ये कैसे करेंगे? सर 3y की घात 8 के गुणनखंड हुए 3 गुणा y 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 गुणा y। 4y की घात 6 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा y गुणा y गुणा y गुणा y गुणा y गुणा y। 5y की घात 4 के गुणनखंड हुए 5 गुणा y गुणा y गुणा y गुणा y। वेरी गुड। इसी प्रकार सर y के 4 के गुणनखंड हुए y गुणा y गुणा y गुणा y। वेरी गुड। अब ये इन तीनों पदों में बताओ उभयनिष्ठ पद क्या है? सर उभयनिष्ठ है y की घात 4। वेरी गुड। तो y की घात 4 कॉमन लेने पर हमें मिलता है y की घात 4 ब्रैकेट में 3 y की घात 4 घटा 4 y का वर्ग जमा 5 बटा y की घात 4। तो अंश में कॉमन है y की घात 4 और हर में भी y की घात 4। तो उभयनिष्ठ पद काटने पर हमें मिलता है 3y की घात 4 घटा 4y का वर्ग जमा 5। इससे तो यही अर्थ निकलता है सर, यदि हमें कोई त्रिपद दिया हो तो सबसे पहले हम एक एक करके इस बहुपद के प्रत्येक पद को गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। उसके उन सभी पदों में से सार्वगुणनखंड को कॉमन यानी उभयनिष्ठ लेते हैं और इसके बाद इसी प्रकार हर के पद का गुणनखंड करते हुए अंश के प्रत्येक पद को हर के एक पदी से भाग दे देते हैं। एक्सीलेंट अनु, बहुत बढ़िया। आओ तो अब हम एक बहुपद से विभाजन करते हैं। क्या तुम बताओगे अनु ये कैसे करेंगे? सर सबसे पहले हम अंश को ध्यान से देखते हैं और उसके गुणनखंड करते हैं। यहाँ अंश है 5 PQ, P का वर्ग 2 घटा Q का वर्ग 2। तो इस बहुपद के प्रत्येक पद को गुणनखंड के रूप में लिखने पर 5 PQ हुआ 5 गुणा P गुणा Q के बराबर और ये P का वर्ग घटा Q का वर्ग है। इस सर्वसमीका A के वर्ग घटा B के वर्ग के रूप का। और हम जानते हैं कि A का वर्ग घटा B का वर्ग बराबर है A जमा B गुणा A घटा B। अतः यहाँ अंश हुआ 5 गुणा P गुणा Q गुणा P जमा Q गुणा P घटा Q। वेरी गुड। और इसके बाद बारी आई हर की और उसके भी गुणनखंड करते हैं। अब अंश और हर में से उभयनिष्ठ गुणनखंड को काटने पर हमें मिलता है 5Q गुणा P घटा Q बटा 2। बताओ नटखट, कुछ समझ आया? हाँ, अब तो मैं गुणनखंड की सभी प्रकार की समस्याएं करने में परफेक्ट हो गया हूँ। वेरी गुड। चलो चलो अब खेलने चलते हैं।